नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। एमजे अकबर साहब झारखंड से राज्यसभा के लिए बीजेपी का उम्मीदवार बन चुके हैं। पार्टी के पास संख्या है, इसलिए दिल्ली वाया झारखंड जाने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। अकबर साहब पत्रकार रहे हैं और पत्रकारों की दिक्कत यह है कि राजनीति के डायलॉग जब वो बोलते हैं तो कई बार उसे जुड़ पाना मुश्किल हो जाता है। एमजे अकबर ने कहा कि वो झारखंड की सेवा करना चाहते रहे हैं। ये रहे हैं ध्यान देने लायक है। अफसोस झारखंड के लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में उनकी भावना का ख्याल नहीं रखा गया। अकबर साहब कई किताबों के लेखक हैं और भाषाई स्तर पर मुझसे कई गुना आगे हैं, पर बेबाक लेखनी के बावजूद मुझे ऐसा बयान कहीं नहीं दिखा या मिला जिसमें उन्होंने झारखंड की सेवा की इच्छा कहीं जाहिर की हो। कोई ऐसा लेख नहीं दिखा जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा हो कि वो झारखंड की सेवा करना चाहते हैं। अकबर साहब के ट्वीट्स भी देख रहा था, पर बहुत ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिसमें झारखंड से जुड़ने का संदेश हो। ना तो उन्होंने कभी सीएम से ही अपील की कि झारखंड की किसी समस्या का क्या समाधान हो सकता है। फिर भी झारखंड की सेवा का भाव अगर गुप्त रूप से उनके हृदय में है तो उसका सम्मान होना चाहिए। वैसे भी सेवा या स्नेह, ये जो भावना होती है वो दो तरह की होती है। कुछ लोग शर्मीले या संकोची होते हैं, वो नहीं बताते हैं, पर अकबर साहब शर्मीले हैं ये मानना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि देश में आजकल गुप्त रूप से सेवा को जायज ठहराने का माहौल है। वसुंधरा राजे सिंधिया ललित मोदी की मदद करना चाहती थी और किसी को जानकारी दिए बिना। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं, ललित मोदी की मदद करने के लिए पहल तो करना चाहती थी, पर वो भी जानकारी दिए बिना। यहां तक कि अरुण जेटली साहब का नाम भी सामने आ रहा है। जेटली साहब भी क्रिकेट को दुरुस्त करना चाहते थे, पर वो भी गुप्त रूप से बिना जानकारी दिए ही। अब हो सकता है कि एमजे अकबर साहब सुषमा स्वराज की तरह कह दें कि झारखंड की सेवा वो मानवीय आधार पर करना चाह रहे थे। ऐसा भी कुछ कह दें तो कम से कम संतोष मिलेगा। झारखंड की सेवा का कोई बहाना हो, वरना झारखंड की सेवा के बहाने और बहाने की सेवा हम देखते आ रहे हैं। अर्जुन मुंडा साहब का बयान भी आज दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि पार्टी की सेवा करने के कई स्कोप हैं, मतलब पार्टी का चेहरा रहे मुंडा अब स्कोप ढूंढ रहे हैं। बीजेपी के नेता को किसी बायोस्कोप में नहीं दिखा कि झारखंड में अर्जुन मुंडा भी उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं अर्जुन मुंडा का पक्षधर नहीं हूं, पर उनके खिलाफ हुए इस फैसले को जानने की उत्सुकता जरूर है। इधर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा साहब अब बीजेपी को समझा रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है, और कल को कुशवाहा भी ये कहते नजर आए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दें कि वो भी बिहार की सेवा करना चाहते हैं, तो चौंकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि पूरी राजनीति का माहौल सेवामय हो चुका है। डीएनए की शुरुआत आज हम झारखंड की खबर से कर रहे हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का विवादों से पुराना नाता रहा है। एमजे अकबर साहब के नाम की घोषणा हुई है, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा खंगाला जाए इसको कि क्या होता रहा है झारखंड में। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला हो या फिर उम्मीदवारों को लेकर बाहरी भीतर का विषय, चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही ये सब मामले तूल पकड़ने लगते हैं। इस बार भी एमजे अकबर को बीजेपी उम्मीदवार बना चुकी है और इस घोषणा के बाद विपक्ष हमलावर है। बीजेपी के पक्ष में समीकरण होते हुए भी जेएमएम ने हाजी हुसैन अंसारी साहब को मैदान में उतार दिया है। समीकरण बता रहे हैं कि एमजे अकबर की जीत तय है। अकबर को बीजेपी के 43 और आजसू के 5 यानी कुल मिलाकर 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि हाजी हुसैन अंसारी को जेएमएम के 19 विधायकों का समर्थन है। अगर विपक्ष एकजुट होता भी है तो अकबर को जीत मिलेगी, क्योंकि संख्या बल के मामले में जेएमएम बीजेपी से पीछे है। अब सवाल उठता है कि जेएमएम ने समीकरण को देखते हुए भी उम्मीदवार क्यों दिया। पड़ताल करने पर इसके 3 अहम कारण दिखते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि जेएमएम अपनी छवि सुधारना चाहता हो, क्योंकि 2010 याद कीजिए तो 2010 में जेएमएम के समर्थन से जीते थे केडी सिंह साहब। 2014 में टीएमसी की तरफ चले गए। उनके टीएमसी में जाने के बाद ही, तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद ही इस बार चुनाव हो रहा है। 2010 में जेएमएम पर बाहरी यानी झारखंड के बाहर के शख्स को राज्यसभा भेजने का आरोप लगा। केडी सिंह को राज्यसभा भेजने के मामले में जेएमएम पर विरोधियों ने पैसे को लेकर लेन देन का आरोप भी लगाया था। हाजी हुसैन अंसारी साहब को उम्मीदवार बनाने के पीछे दूसरा कारण यह हो सकता है कि भाई स्थानीयता के मुद्दे को आगे करें, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार एमजे अकबर साहब झारखंड से नहीं है, जबकि हाजी हुसैन अंसारी झारखंड से हैं। वो अर्जुन मुंडा और हेमंत सरकार की मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में। जेएमएम स्थानीयता मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। ऐसे में बीजेपी के गैर झारखंडी के मुकाबले जेएमएम ने हाजी हुसैन अंसारी के रूप में जो उम्मीदवार उतारा है, तो राज्य की जनता को एक संदेश देने की कोशिश है कि भैया स्थानीय लोगों के साथ हम उन्हें मौका देना चाहते हैं। तीसरा कारण यह हो सकता है कि हाजी को उम्मीदवार बनाकर जेएमएम सत्ता पक्ष को विपक्ष की एक ताकत का एहसास भी कराना चाहता है, क्योंकि अगर हाजी हुसैन अंसारी साहब मैदान में नहीं उतरते तो एमजे अकबर निर्विरोध चुन लिए जाते। इससे एक मैसेज जाता कि झारखंड में विपक्ष कहीं है ही नहीं। यह मैसेज जेएमएम की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शायद यह भी कारण है कि जेएमएम ने हार की प्रबल संभावना के बीच अपना उम्मीदवार बता दिया है। लेकिन सवाल कई कदम आगे बढ़ चुका है। 2 जुलाई को राज्यसभा के लिए चुनाव। झारखंड की एक सीट के लिए हाजी हुसैन अंसारी और एमजे अकबर के बीच मुकाबला होगा। एमजे अकबर का नाम सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं, और सवाल सबसे अहम कि क्या बाहरी ही झारखंड का राज्यसभा सांसद बनेगा। इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सीएम रघुवर दास और हेमंत सोरेन का क्या बयान आया इस मामले में सुनाते हैं, उसके बाद झारखंड का इतिहास भी बताएंगे। देखिए।
देश का अपर हाउस अब झारखंड की आवाज, चाहे वो विकास से संबंधित हो, चाहे इस राज्य की जो क्षमता है, वो क्षमता को इस देश का अपर हाउस में अकबर साहब उठाएंगे और झारखंड को और चार चांद लगाने में। ये विशुद्ध रूप से हर चीज़ को राजनीतिक से की नज़रों से देखते हैं, ना इस राज्य के प्रति इन लोगों की कोई संवेदनाएं हैं, ना इस राज्य के प्रति इनकी कोई भावनाएं हैं। और बार बार जिस चीज़ की गलतियां, चाहे राज्यसभा के चुनाव में हो या एमएलए एमपी के चुनाव में हो, ये सुधरने का मौका भी मिलता है तो भी लोग नहीं सुधरते। जो पूर्व में जिस तरीके से यहाँ चीज़ें हुई है, फिर से ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं। भारत के संविधान में प्रावधान है कि चुनाव लड़ने की योग्यता रखने वाला देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, जीत कर राज्यसभा पहुंच सकता है। और झारखंड में ऐसा शुरू से होता रहा है, इसलिए आज चर्चा कर रहे हैं। एमजे अकबर साहब अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो अलग झारखंड राज्य बनने के बाद 8वें ऐसे सांसद होंगे जो बाहर से हैं, यानी झारखंड के नहीं होते हुए भी झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी एमजे अकबर के पहले 7 लोगों को यह मौका झारखंड से मिला। परिमल अथवानी, प्रेमचंद गुप्ता फिलहाल झारखंड के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन दोनों झारखंड के नहीं हैं। इन दोनों के अलावा देखिए आरके आनंद साहब, एसएस आलूवालिया, मोबाइल रिबेलो, दिग्विजय सिंह, केडी सिंह झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साल 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तब दयानंद सहाय, धम्मो वीरियो और उबैदुल्लाह आजमी झारखंड से राज्यसभा सांसद थे। ये भी सब बाहरी थे। आइए अब एक नजर झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचित उन सांसदों के काम पर डालते हैं। सबसे पहले परिमल अथवानी की बात करेंगे। मान लीजिए कहीं से आदमी चुनाव लड़े, जो जीत कर जाता है, क्या वो झारखंड के लिए कुछ करता है? अहम सवाल है। परिमल अथवानी साहब गुजरात के रहने वाले, रिलायंस ग्रुप में कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट हैं अथवानी। देश भर में करोड़ों की अचल संपत्ति है। बीजेपी के समर्थन से 2008 और 2014 में राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन जिस राज्य के लिए इनको चिंता होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा चिंता इनको अपने गृह राज्य की सताती है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, राज्यसभा में इनके द्वारा पूछे गए सवाल बताते हैं। हाल ही में बजट सत्र के दौरान उन्होंने गुजरात में मेट्रो प्रोजेक्ट और एफएम स्टेशन लगाने की मांग की थी। झारखंड के सांसद गुजरात में मांग कर रहे हैं। एक नजर प्रेमचंद गुप्ता साहब पर डाल लीजिए। राज्यसभा सदस्य हैं प्रेमचंद गुप्ता, हरियाणा के रहने वाले। हाल के दिनों में यूएनओ में हिंदुस्तान, चीन और नेपाल के बीच नई रेल लाइन, भारत के बाजारों में चीन के सामानों की बहुतायत, मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं। झारखंड के लिए कुछ भी नहीं। उच्च सदन में इनके सवालों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इनके लिए झारखंड और यहां की जनता प्राथमिकता सूची में शायद पीछे है। राज्यसभा को संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को संविधान के अधीन कुछ विशेष शक्तियां हैं। सांसद जो होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा सांसद की तरह ही क्षेत्र का विकास करने की जिम्मेवारी होती है। पैसे मिलते हैं क्षेत्र के विकास के लिए, हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन ये राशि भी देखिए झारखंड से राज्यसभा पहुंचे सांसद नहीं खर्च कर पाते हैं। मोबाइल रिबेलो के सांसद निधि खाते में लगभग 2 करोड़ रुपए है। इसे आलूवालिया साहब के सांसद निधि खाते में 3 करोड़ 63 लाख रुपए अभी भी पड़े हुए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल नहीं हुआ। संसद के ऊपरी सदन में हाल के दिनों में उद्योगपति, व्यापारी, बिल्डर या बिजनेसमैन पहुंच रहे हैं। इन धन कुबेरों को उच्च सदन भेजने में सभी पार्टियां आगे। सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है। 2012 में देखिए आप, राज्यसभा के कुल 245 सांसदों में से 128 सदस्य उद्योगपति, व्यापारी, बिल्डर या बिजनेस पर्सन रहे। इनमें से 86 उद्योगपति और बिजनेस पर्सन रहे, जबकि बिल्डर और व्यापारियों की संख्या करीब 40 थी। अधिकतर सांसदों की भूमिका राज्यसभा में पहुंचने से पहले किसी पार्टी विशेष के नेताओं के लिए सुविधा मुहैया कराने की रही है। इस दायरे में क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या क्षेत्रीय दल, हर दल की भूमिका एक जैसी रही। झारखंड तो देश का देखिए पहला राज्य है जहां राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग के कारण स्थगित हो गया, खरीद बिक्री की वजह से। 2010 और 2012 के राज्यसभा चुनाव देखेंगे तो सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है। अब एमजे अकबर को लेकर विवाद शुरू हुआ है। विपक्ष अकबर को बाहरी उम्मीदवार कह रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों का बचाव कर रहा है। लेकिन एमजे अकबर जिस तरह की शख्सियत हैं, उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि वो जिस संजीदगी से पत्रकारिता करते रहे, उसी संजीदगी से झारखंड के मुद्दों पर नजर रखेंगे। आइए अब आखिर में छोटी सी जानकारी आपको एमजे अकबर के बारे में दे दें। 64 वर्षीय मुबाह सर जावेद अकबर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। 1989 में कांग्रेस से किशनगंज लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2 बार किशनगंज से सांसद रहे। मार्च 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं।
सवाल ये है कि झारखंड से अगर उन्हें चुना जाता है तो क्या एमजे अकबर झारखंड के लिए कुछ करेंगे? छोटा सा विराम, बिहार की खबर के साथ लौटेंगे। लेने में बात बिहार की राजनीति की। उपेंद्र कुशवाहा साहब ने बिहार की राजनीति को और भी उलझा दिया। हालांकि उन्होंने साबित कर दिया कि गठबंधन की राजनीति आसान नहीं है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम को ढाल बनाकर हर सवाल से टकराने की कोशिश करती रही है, पर उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे न केवल बीजेपी के हालात का पता चलता है, बल्कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नाम के आगे नतमस्तक नहीं होने के संकेत भी दिए गए। आज हम कुशवाहा के 2 बयानों का डीएनए टेस्ट करेंगे और साथ ही बात करेंगे लालू के चारे की भी। तो सबसे पहले सुनाते हैं कुशवाहा का बवाल वाला बयान। मतभेद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के अंदर है, क्योंकि उनकी पार्टी में अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। हमारी पार्टी में कहीं अलग बयान नहीं है, एक स्वर से लोग बोल रहे हैं। और साथ साथ हम यह भी कह रहे हैं कि एनडीए बैठकर विचार करे, जो बेटर विकल्प हो उसको एडॉप्ट करे। हमारी पार्टी में कोई मतभेद जैसी स्थिति नहीं है और न हम टकराव की स्थिति बनाना चाहते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव की स्थिति है और उस टकराव की स्थिति से बचने के लिए भी एक रास्ता हो सकता है, जिसको हमारी पार्टी ने सुझाने का काम किया है। सीटों को लेकर एक फॉर्मूला हमारी पार्टी ने सुझाया है एनडीए को और उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी एनडीए गठबंधन में। जनता दल यूनाइटेड तब उनके साथ होता था। जनता दल यूनाइटेड आज उनके साथ नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का जो जनाधार था, जो स्थिति उसकी थी, स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार में आज उस स्थिति में खड़ी है। तो इस परिस्थिति में 102 सीट भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी लड़े। लोक जनशक्ति पार्टी अलग गठबंधन में उस समय थी, उनके उम्मीदवार थे 74-74, तो इस बार 74 लोक जनशक्ति पार्टी इस बार भी लड़े। बाकी की जो सीटें बचती हैं 67, उस पर स्वाभाविक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का दावा बनता है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि 102 भारतीय जनता पार्टी, 74 लोक जनशक्ति पार्टी और 67 राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को लड़ना चाहिए। अगर बात गणित की करें, क्योंकि चुनाव से पहले हर दल अपने फॉर्मूले के हिसाब से सोचता है, तो कुशवाहा साहब 8% वोट के सहारे बिहार की राजनीति का सिरमौर बनने का दावा कर रहे हैं। सवाल है कि इस दावेदारी के मायने क्या है? क्या कुशवाहा को भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी के अंदर ही नेतृत्व को लेकर ऐसी घमासान की स्थिति है जो बारूद की ढेर की तरह है और कोई भी बयान कभी भी चिंगारी का काम कर सकती है? इसलिए कुशवाहा ऐसी किसी भी परिस्थिति से पहले दावेदारी पेश कर रहे हैं। पर सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि कुशवाहा बीजेपी को नसीहत से लेकर चेतावनी और शिकायत वाले लहजे में बात कर रहे हैं? दरअसल कुशवाहा की पूरी राजनीति या राजनीतिक संघर्ष नीतीश कुमार का विकल्प बनने की रही है और ये पहला मौका है जब केंद्र में कुशवाहा खुद सक्रिय हैं। उनको जितनी सीटें मिली थी लड़ने के लिए लोकसभा में, उतनी जीत कर आए हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि नीतीश को सत्ता से बेदखल करने का उनका सपना शायद इस बार ही पूरा हो सकता है। पर मामला यहीं खत्म नहीं हो रहा। कुशवाहा ने जो सुझाव दिए हैं सीट बंटवारे को लेकर, उसमें दिलचस्प ये है कि मांझी जी की कोई जगह नहीं है। मतलब 102 बीजेपी, 72 एलजेपी और 67 सीट अगर आरएसपी को मिलती है तो मांझी क्या करेंगे? गठबंधन की घोषणा हो चुकी है और तो और मांझी की पार्टी ने तो 50 सीटों पर दावेदारी कर दी है। राजीव रंजन साहब का बयान था। अब अगर दावेदारी के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 102 प्लस 72 प्लस 67 प्लस 50 बराबर होता है 291 सीटें। और बिहार में उत्साही नेता भूल जा रहे हैं कि विधानसभा की 243 सीटें ही हैं। ऐसे में 48 सीटों पर सीधा विवाद जो हमारे आपके सामने है। मतलब पीछे क्या विवाद होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो क्या बीजेपी अपनी सहयोगी को छोड़ने को भी तैयार हो सकती है जैसा महाराष्ट्र में हुआ? ये तो बाद में पता चलेगा। बीजेपी के घमासान पर लालू प्रसाद यादव इस मामले में कूद चुके हैं। उनका बयान भी दिलचस्प है, सुनिए। उसमें गुण है मुख्यमंत्री बनने का, तो ऐसा नहीं है, परिपक्व है। तो भी बोला है उसका पार्टी का कि वो बने तो पहले मुंह से निकले तब न बने। अब बनना तो है ना,
और रामविलास भाई का भी लगता है वो भी लगता है ही जोड़ रहा है जैसा पे पता चला। आदमी तो है स्वाभिमानी, लेकिन उनको एक गड़बड़ा दिया सब माता। तो लालू कुशवाहा के मामले में दार्शनिक अंदाज में सबके सामने बात कर रहे हैं, सीएम बनाने की बात कर रहे हैं और कुशवाहा के सवाल पर गंभीरता भी दिखा रहे हैं। वजह बहुत साफ है, लालू भी जानते हैं कि उनकी गंभीरता का असर अगर कुशवाहा साहब पर हुआ तो ये पूरा मामला ही गंभीर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा विराम, एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ वापस लौटेंगे। नक्सली अब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और बाकायदा पार्टियों से कहा भी है कि हमें सीट दीजिए, हमें टिकट चाहिए। रिपोर्ट दिखाएंगे। चुनाव और नक्सली ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक कैडर ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। ये कैडर मगध जोन एरिया का कमांडर है और पिछले 16 साल से संगठन से जुड़ा है। इस नक्सली एरिया कमांडर का दावा है कि वो अपने इलाके में विकास की बयार बहा देगा। उसका आरोप खाकीधारियों पर भी है। उसने आरोप लगाया है कि आजादी के इतने साल बाद भी आज तक इलाके में विकास नहीं हुआ। हम जो काम किया है 16 साल में आम जनता के बीच में, हमारी पार्टी लेवल जरूर है लेकिन पार्टी से एक अलग पहचान है। पार्टी में रह के पार्टी का पहचान से एक अलग पहचान है। वो है कि हर साल शादी कराना, गरीब के इलाज में पैसा देना, गरीब का जो है कि बीमार है उसको देखना, या जो है किसी तरह का भी पानी का समस्या हो तो चापाकल भी दिया है। इसका साच उदाहरण जो है दिया बुंटोली परैया में जो है 3 जगह दिया चापाकल, गुरुआ में दिया है। इसका साच उदाहरण है। हमको कहने की जो आप तो पूछ सकते हैं, आप पुलिस से जाकर पूछिए। चुनाव लड़ने का मन बना लेने के बाद नक्सली ने सियासी दलों से टिकट की मांग भी कर डाली। इसके लिए बाकायदा आरजेडी और जेडीयू से मांग भी की गई है। गुरुआ विधानसभा इलाके पर नक्सली की नजर है। ये वो इलाका है जहां वो इतने वक्त से लगातार सक्रिय हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। नक्सली कमांडर विनोद ने धमकी दी है, अगर उसकी मांग को राजनीतिक पार्टियां अनदेखा करती हैं तो वो अपने हथियारों का इस्तेमाल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान करेगा। उसका ये भी दावा है कि गुरुआ विधानसभा इलाके से जीत भी उसी की होगी और अगर जीत नहीं मिलती है तो फिर वो हमेशा के लिए संन्यास लेने की बात भी करता है। हमारी एक उद्देश्य है, आज़ादी के कितने साल हो रहे हैं, मैं पूछता हूँ, आज़ादी के कितने साल हो रहे हैं? 67 साल। 67 साल में जो काम नहीं किया, 67 साल बनाम 5 साल, जो 67 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करेंगे। अगर 5 साल में अगर 100 करोड़ का काम क्षेत्र में नहीं हुआ पार्टी फंड से तो हम संन्यास ले लेंगे। नक्सली संगठन के एरिया कमांडर के इस ऐलान के बाद पुलिस के कान भी खड़े हो जाते हैं। एडीजी मुख्यालय का कहना है कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी। पुलिस पहले भी निपटते आई है और आगे भी सख्ती का सहारा लेगी। देखिए, जो भी अपराध करते हैं, चाहे वो सामान्य अपराधी हों, संगठित अपराधी हों या फिर नक्सली हों, अगर कोई भी अपराध करता है तो पुलिस उसका संज्ञान लेती है और उनकी गिरफ्तारी करती है और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे तोड़ता है और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो हम उसकी गिरफ्तारी करते हैं। राजनीति में आने के लिए धमकी दे रहा है। देखिए, हम लोगों ने इलेक्शंस के दौरान और उसके पहले हम लोग एडिक्वेट सिक्योरिटी व्यवस्था करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे ताकि वोटरों को धमकी नहीं दिया जाए
और जो भी वांछित अपराधकर्मी या नक्सली हैं उसकी गिरफ्तारी का हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। अभी से आप नक्सलियों का सोचा समझा प्लान कहें या फिर उनकी बदलती रणनीति, लेकिन इतना तो साफ है कि मामला बहुत ही गंभीर है। जहां सत्ता के खिलाफ खड़े होकर सत्ता को चुनौती देना उनका मकसद था, वो अब सत्ता के भागीदार बनना चाहते हैं। वो उसी लोकतंत्र की शरण में जाने की बात कर रहे हैं जिस लोकतंत्र की जड़ें वो काटना चाहते थे। गया से राकेश कुमार के साथ अमित कुमार, जी मीडिया पटना। फिलहाल इतना ही। आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।